नमस्कार, साधना न्यूज की खास पेशकश सियासी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सक्सेना। देखिए, बीजेपी की पाठशाला, बीजेपी के विधायकों का 2 दिवसीय पाठशाला आज से उज्जैन में शुरू हो गई है। इस पाठशाला में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए हैं। प्रशिक्षण के पहले ही दिन सीएम शिवराज ने कहा कि जैसे लालटेन के कांच पर पड़ी धूल से रोशनी बाहर नहीं निकल पाती है और कांच को साफ करना पड़ता है, वैसे ही समय समय पर कार्यकर्ताओं को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पार्टी प्रशिक्षण देती है। देखिए खास रिपोर्ट। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हो गया। वैसे तो बीजेपी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रशिक्षण देती है, लेकिन इस बार मौका कुछ हटके है। सिंधिया समर्थक विधायक और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस शिविर में शामिल हुए और माना जा रहा है कि बीजेपी इस प्रशिक्षण के जरिए सिंधिया खेमे से पनपी खेमेबाजी को खत्म करना चाहेगी। पहले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जैसे लालटेन की कांच पर जमी धूल से उसकी रोशनी बाहर निकल पाती, वैसे ही जनप्रतिनिधियों पर धूल को साफ करने के लिए ऐसे प्रशिक्षण होना जरूरी है। जो पूरे देश में विकास और जन कल्याण का प्रकाश फैला रही है और हमारे जैसे कार्यकर्ता है, लालटेन के कांच दीपक जलता रहे, इसलिए कार्यकर्ता आवश्यक है। लेकिन कई बार कांच पे धूल जम जाती तो प्रकाश साफ बाहर नहीं आ पाता और इसलिए कांच से धूल बीच बीच में साफ होती रहे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता रहे तो वो भी साफ और पवित्र स्वच्छ रहेंगे और प्रकाश पूरे देश में फैलाएंगे। इसलिए प्रशिक्षण वर्ग है बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे उज्जैन के लिए और इसके लिए नीतिगत रूप से हम लोग एक ढांचा बनाएंगे और उसके आधार पर कार्य किया जाएगा। महाकाल के मंदिर के लिए, बाकी आसपास के क्षेत्र के लिए स्मार्ट सिटी की तय होगा और मंदिर के लिए 75 करोड़ मैंने। इस प्रशिक्षण के जरिए बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इस बार हालात पिछले सालों की तुलना में कुछ अलग हैं। इसलिए 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। यह बात और है कि कमलनाथ के तख्ता पलट के बाद शिवराज दोबारा मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इस शिविर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन की पवित्र नगरी में बेचने वालों और बिकने वालों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिवराज सिंह जी का आज का बयान है, प्रशिक्षण इसलिए शुद्धि और पवित्रता के लिए। जो पाप किया लोकतंत्र की हत्या करके, जो पाप किया विधायकों की खरीद फरोख्त करके, जो पाप किया बेचने और खरीदने का, बेचने वाला भी प्रशिक्षण ले रहा और बिकवाने वाला भी प्रशिक्षण ले रहा। मतलब वो शुद्ध होना चाहते हैं और वो भी महाकाल की नगरी, मोक्ष के धाम उज्जैन। मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र के हत्यारों को महाकाल भी माफ नहीं करेंगे। हालांकि ये बात सही है कि चुनाव जीतने के बाद सत्ता की चकाचौंध से जनता से किए गए वादे धुंधले पड़ जाते हैं और उस पर चढ़ी मोटी धूल की परत अगले चुनाव तक हटती नहीं है। मगर उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह की पाठशाला से जनता से किए गए वादों पर पड़ी धूल हट जरूर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल। और चूंकि बीजेपी की पाठशाला उज्जैन में आज जो है घटनाक्रम घटे हैं, जो एक पाठशाला शुरू की गई है, जो विधायकों का वहां पर अभ्यास वर्ग लगाया गया है। ऐसे में जो राजनीतिक दौर चालू हो गए हैं, राजनीतिक बयानबाजी के दौर चालू हो गए हैं, जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि जिस तरह से लालटेन में पड़ी हुई, कांच पे पड़ी हुई धूल को साफ करना रोशनी के लिए आवश्यक होता है, वैसे ही जो कार्यकर्ता हैं उनको भी मांझना, उनको जो है निखारने के लिए ये प्रशिक्षण वर्ग लगाए जाते हैं। खैर, वहीं कांग्रेस के तेजतर्रार पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने यहाँ पर कटाक्ष और कमेंट करके एक नया कयास लगा दिया है, लोगों को बोलने की बातें मिलने लगी हैं। उन्होंने कहा है कि शुद्धि और पवित्रता के लिए प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया है। साथ ही कहा है कि बेचने और बिकने वालों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चलिए, इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं
सुमित ओरछा हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से आनंद तारण जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। आनंद जी स्वागत है आपका साधना न्यूज में। नमस्ते जी। जी सुमित जी, पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है उज्जैन का, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग लगाया गया है, वहीं जो जीतू पटवारी हैं उन्होंने कहा है कि बेचने और बिकने वालों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण, क्या कहेंगे? प्रशिक्षण है जी। अपनी योग्यता के दक्षता के लिए हम और अधिक संकल्पित होकर के सेवा कर सकें। जी। हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता जी। समाज में अपनी और अच्छी भूमिका निभा सकें, इसके निमित्त यह प्रशिक्षण है। और भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है जी। जो सदैव चलता रहता है। बिल्कुल। बाकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जीतू पटवारी जी जो दिन रात केवल जब मंत्री थे तो केवल पैसे 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 सोचते रहते थे जी। इसलिए प्रशिक्षण जैसे पवित्र कार्यक्रम में भी उनको बिकना, खरीदना, ये वो। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं आपके चैनल पर कि कांग्रेस की सरकार जाने का कमलनाथ जी से भी ज्यादा बड़ा सदमा जीतू पटवारी जी को लगा है जी। क्योंकि सरकार में सबसे ज्यादा लूट खसोट मचाने वाले लोगों में उनका नाम है जी। और सरकार की जो दुर्गति हुई है वो भी जिन लोगों के अहंकार के कारण हुई है जी। उनमें भी अग्रणी नाम जीतू पटवारी जी का है। चलिए। तो जो अहंकार का जिस तरह से बेंगलोर में पुलिस से पिटे क्या हुआ, वो एक जो सदमा है उनके अंदर जी। वो अभी तक गया नहीं है। चलिए। और उस सदमे के कारण भी आज जनादेश के होन मिलने के बाद भी आज 40 लाख लोगों ने कांग्रेस को जिन्होंने वोट दिया था जी। वो वोट जो है कांग्रेस से 15 महीने की सरकार के बाद छिटक करके भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गया। चलिए। लेकिन देश और जनता का अपमान करते हुए भी वो भाषा बोल रहे हैं जिसे मध्य प्रदेश की जनता नकार चुकी है। चलिए आनंद जी। हाँ नमस्कार। आनंद तारण जी, आपके मित्र कह रहे हैं सुमित ओरछा जी के जो जीतू पटवारी हैं उन एक दो गिने चुने मंत्रियों में से, पूर्व मंत्रियों में से रहे हैं जिन्होंने कमलनाथ की सरकार खोने का सबसे ज्यादा सदमा उनको है, क्योंकि लूट खसोट करने में उनका नाम प्रमुखता से था। तो ऐसे में यदि वो उपदेश दे रहे हैं तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि कुशल उपदेश बहुतेरे कि जो है मर्यादा उनको रखनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बेचने और बिकने वालों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण, क्या कहेंगे? सुमित ओरछा जी ने पूरे सिरे से खारिज की इस बात को। देखिए, जीतू पटवारी जी ने जो बोला है वो अक्षरांश सत्य है जी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछले थे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं पहले उनसे ही पूछ लें। भैया आपके नेता क्या कह रहे हैं इस मामले में? जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनके ही लोग कह रहे हैं कि वो तो सब प्रशिक्षित है, उन्हें प्रशिक्षण मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि कटाक्ष कर रहे हैं कि किस तरह का आडम्बर, जो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी थी उसका चरित्र देश देख रहा है, जो अपने आप को संसार की सबसे बड़ी पार्टी बोलती थी उसका चरित्र देख रहा है। जो सुमित ओरछा जो मुस्कुराहट है, जो चेहरे पे जो कृत्रिम मुस्कुराहट है, क्योंकि जो इनके साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि जो लोगों को खरीदा गया था, हो सकता है कल सुमित ओरछा का नंबर लग जाता, लेकिन इन सबको, इन जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी का राग लापते रहते हैं, उनके साथ किस तरह से नाइंसाफी हो रही है। आनंद जी, सुमित ओरछा जी विधायक नहीं है शायद? क्या सुमित ओरछा जो हैं वो विधायक नहीं है, तो इनका नंबर कैसे कटा होगा? अरे भैया, विधायक तो बन सकते थे, टिकट इन्हें भी तो मिल सकता था। अच्छा, जी। चलिए इनसे बात कर लेंगे इस विषय में। जी, जब खरीदने भड़कने का काम कर रहे हैं तो इन लोगों को भी तो ओबलाइज कर सकता था। इन जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, वो अपने सिद्धांतों से कैसे अडिग हो गई, दिख गई है पार्टी। क्या इनका चरित्र है, वो किस तरह की बातें करते हैं और फिर काय का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और उन्होंने क्या गलत बोल दिया कि खरीदने वाले और बिकने वाले लोगों का काय का प्रशिक्षण, क्या प्रशिक्षण देंगे? प्रशिक्षण यही होगा कि आगे हम कैसे खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे और कैसे बिकोगे। आनंद जी, इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा लोगों को। आपकी बातों में ही उत्तर छिपा हुआ दिख रहा है। यदि आप कह रहे हैं खरीदने और बिकने वाले, चूंकि वो कांग्रेस की परिपाटी से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की जो चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का जो मोनो है, भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है, उनको सिखाने के लिए शायद प्रशिक्षण दिया जा रहा हो। देखिए जी, हम तो जो बोल रहे हैं वो अक्षरांश सत्य है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र प्रदर्शित किया, क्या इनके पास कार्यकर्ता नहीं बढ़ गई थी?
जब जनादेश इनके विपक्ष में मिला था तो क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि 5 साल इंतजार नहीं करते। लेकिन जो शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा गया, जो माफिया पर प्रहार किया गया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल गई थी। और आज जो छदम काम कर रहे हैं, किस तरह से अधिकारी पिट रहे हैं, कर्मचारी पिट रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और इसके बाद हमारे मित्र अट्ठास लगा रहे हैं। अरे शर्मनाक बात है, हमारे प्रदेश के हमारे कर्मचारी पिट रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनके साथ उनका किस तरह से उनका इज्जत के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रही है, ये पूरा प्रदेश और देश देख रहा है। और इसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को कोई शर्म लाज हया नहीं है। बड़े बड़े एक पेज के विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि सुशासन। अरे काय का सुशासन? आपके कर्मचारी बैठ रहे हैं, आपके कर्मचारी अपनी बचत में लगे हुए हैं कि हम कैसे इन लोगों से बचाव अपना कर सकें, किस तरह से माफिया से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि माफिया आज मध्य प्रदेश की सरकार से ज्यादा पावरफुल हो गया, मजबूत हो गया, और आज हमारे कर्मचारी डरे हुए हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उन्हें संरक्षण। चलिए बिल्कुल जान लेते हैं। सुमित जी, आपके मित्र ने जो चीजें कही हैं उन पे आप बोलिएगा, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न यहाँ है कि ये जो प्रशिक्षण वर्ग लगाया गया है, तो यहाँ कहीं ना कहीं इससे जोड़ के देखा जा सकता है कि जो सिंधिया खेमा आया है कहीं ना कहीं दूसरी विचारधारा को लेकर आया, तो क्या उनको सिखाने के लिए, उनको भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उससे परिमार्जित करने के लिए भी वस्तुतः इसका आयोजन किया गया होगा? आप ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते थे वो भी तब जब यह प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी में पहली बार दिया जा रहा हो। सिंधिया जी के खेमे से जब लोग नहीं आए थे तब भी हमारा बाकायदा ट्रेनिंग सेल था, प्रशिक्षण होते थे। एक एक मंडल स्तर से लेकर के विधायकों के, सांसदों के और नेतृत्व का भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण की एक भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था भी है, पद्धति भी है, हमारी कार्य पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। तो किसी के आने से हो रहा है ऐसा निष्कर्ष निकालना मुझे लगता है यह राजनीतिक तौर पर भी गलत है, और जो तथ्य सामने है तथ्यात्मक रूप से भी ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमारे आप कह रहे थे, आपके मित्र कह रहे हैं, आनंद तारण जी एक बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। वो मेरे मित्र नहीं है, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं। मैं उनसे बस इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान लोगों की फिक्र हो रही थी, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं, और उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि अच्छा होगा कि यही फिक्र उन्हें कांग्रेस के प्रति जो गिने चुने निष्ठावान लोग रह गए हैं, जिनका नाम शुरू गुलाम नबी आजाद से होता है, जिनका नाम शुरू उन नेताओं से होता है जिन्हें कांग्रेस में गांधी परिवार के अयोग्य व्यक्ति को थोपने पर जो आपत्ति व्यक्त की है, उसके कारण मात्र उस इतने से अपराध के कारण साइड में कर दिया गया है, किनारे लगा दिया गया है। मुझे लगता है ऐसे निष्ठावान लोग जिन्होंने पूरी कांग्रेस को जीवन दिया है, ऐसे लोगों के प्रति भी अगर वो चिंता व्यक्त करेंगे तो भी मैं उनके प्रति हृदय से धन्यवाद दूंगा। भारतीय जनता पार्टी में जो आज जो प्रशिक्षण हो रहा है, मुझे कांग्रेस के मित्रों से सिर्फ इतना कहना है कि अच्छा होगा कि आप इसकी बुराई खोजने की जगह इसमें भी नकारात्मक, अपने स्वभाव के अनुसार हमेशा नकारात्मकता देखने की बजाय आप भी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को प्रशिक्षण की कोई कार्य योजना बनाएं। और अगर मैंने एक बार कहा था एक कविता में कि कोशिश करें कि कोई ऐसे लोग ये अपने पास साथ ले आए, ऐसे लोगों का सानिध्य और सामीप्य प्राप्त कर लें जो इन्हें वास्तव में राष्ट्र कार्य के लिए प्रशिक्षित कर सकें। तो अच्छा होगा कि अपने दल को सुधारने की कोशिश करें, दूसरे दलों में या भारतीय जनता पार्टी में जो दक्षता के लिए, योग्यता के लिए, निष्ठा के बलवती करने के लिए, समाज में अपनी स्वीकारता, समाज में अपनी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए जो कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, उसकी बुराई करने के बजाय ये अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की योजना बनाएंगे तो यह लोकतंत्र के लिए भी अच्छा रहेगा और कांग्रेस के लिए भी अच्छा रहेगा। चलिए आनंद तारण साहब, सुमित ओरछा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को खुद का आकलन करना चाहिए, अपने आकलन के पश्चात वहां पर एक सेल बना के और जो प्रशिक्षण है जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है उस तरह से, या एक आकलन के आधार पर जो है अपने लोगों को सुधारने के लिए एक प्रशिक्षण वर्ग लगा, ताकि जो है पार्टी के लिए भी अच्छा रहे और कांग्रेस के लिए भी अच्छा रहे। वैसे ये जवाब मेरे को नहीं देना था, ये तो आपको ही रहना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस का भी प्रशिक्षण कैंप हो चुका है, संपन्न हो चुका है। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बहुत राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जब देश आजाद हो रहा था तब कहाँ थे आप? तब आपका जो छदम राष्ट्रवाद कहाँ था? पूरा देश जानता है कि आपके लोगों ने क्या करा। नाथूराम गोडसे कौन था?
ये आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ये केवल अपना नकाब हटाने के लिए, अपने चेहरे का जो काले उसको छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ये बड़े राजनेताओं की बात कर रहे हैं, तो भैया मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी के बारे में अपना क्या विचार है, उनके बारे में नहीं सोच रहा है। आपके नेता यदि गुलाम नबी जी हमारे बहुत आदरणीय नेता हैं और उन्होंने कांग्रेस की निष्ठावान सदस्यता है, और आप जो उनके लिए दाना डाल रहे हैं, ये इन सब चीजों से उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो निष्ठावान कांग्रेस के नेता है और निष्ठावान रहेंगे। पद तो सब आते हैं और जाते हैं, और उन्हें लगभग 40 साल से बराबर उन्हें पद मिला है, संगठन में भी उनके लिए बहुत काम है। लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा तो साफ गलत के सामने आ रही है। वरिष्ठ नेता है अटल वो लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आसीन है, मुरली मनोहर जोशी जी, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी कहाँ मौन है, उनके बारे में कोई गम नहीं है। कि जिनका माइक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पकड़ पे थे, कि जो ट्रेन में हमने देखा है और आज भी बराबर आ रहा है, वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आता रहता है कि आडवाणी जी बोल रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी महोदय माइक का चोंगा पकड़े। तो आज वो आडवाणी जी के साथ जो आडवाणी जी ने उन्हें प्रोजेक्ट किया, सुनिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो, तब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि ये राजधर्म का पालन नहीं कर रहे, इनको हटाया जाए। तब आडवाणी जी अड़ के खड़े हो गए थे उनके पीछे, और उन आडवाणी जी का किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों ने हल किया, ये पूरा देश जानता है। चलिए जवाब ले लेते हैं सुमित जी से। जी सुमित जी, कोई राजधर्म का पालन नहीं करने का वाकया बता रहे हैं। हमारे आनंद तारण जी ने जो बढ़िया बात कही है, मैं इसका उत्तर आज अच्छे पटल पर उन्होंने, और समय भी है डिबेट में 5-7 मिनट का, उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से उनका धन्यवाद देता हूं। चलिए, उन्होंने पूछा है कि भारतीय आजादी के समय पर जब देश आजाद हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे। बिल्कुल आजाद, ये तो हमारे मित्र को पता होगा, मुझे लगता है वो गलती से बोल गए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। उससे पहले हमारा जनसंघ था, जिसकी स्थापना उससे 1952 में हुई। और उससे पहले भैया आरएसएस थी भैया 1924 में, और इसके पहले जो आपके लोग थे, जो आपकी विचारधारा के लोग थे, उनकी बात हो रही है। ये इधर उधर मत जाइए आप, वो तो सीधा है। नाथूराम गौडसे कौन था जिसकी आज पूजा कर रहे हैं आप? अतुल जी, इनको बोलिए, चलिए आनंद जी सुन लीजिए, बात को सुनाए, धैर्य पूर्वक सुने। मैं आज बता रहा हूँ और इम्पोर्टेंट क्लिप बता रहा हूँ आपके सामने। आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं को हमारे आदरणीय आनंद तारण जी से आग्रह है कि वो बीच में ना बोले। चलिए आप जारी रखें सुमित जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस रूप में, जिस यात्रा को उस 20-25 वर्ष में अपने स्थापना के पूरा कर पाया था, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या किया, क्या योगदान दिया, यह तो इतिहास में दर्ज है। ये जो बात करते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, ये ऐतिहासिक, और इनके ही जो है नेता पट्टाभी सीतारमैया जी ने कांग्रेस के इतिहास में वो सब कुछ लिखा है। मैं इनको पढ़ करके भी सुना सकता था, अभी वो पुस्तक मेरे हाथ में नहीं है, कि 1857 की लड़ाई के बाद में किस तरह से कांग्रेस की स्थापना 1885 में अंग्रेजों ने अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए की। और इतिहास गवाही है कि कांग्रेस ने सिर्फ वही किया जो अंग्रेज चाहते थे। कांग्रेस ने सिर्फ भारतीयों के मन में जो विद्रोह था अंग्रेजी सत्ता के प्रति, उस अंग्रेजी सत्ता के प्रति विद्रोह को दबाने के लिए किस तरह से इरविन अध्यक्षता करता था, जॉर्ज इरविन की सहूलियत के आधार पर कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, एजेंडा जो है जॉर्ज इरविन तय करता था। इस तरह से कांग्रेस का चरित्र देश ने देखा है, और आजादी के इतिहास को बहुत गंभीर से देखने और समकालीन लोगों ने यहां तक लिखा है कि अगर कांग्रेस ने इस देश के जनमानस को के मन को इस तरह से बांटा ना होता, इस तरह से ये बातें करने से कोई मतलब नहीं है सुमित भाई, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। ये इस तरह से गुमराह नहीं होगा देश। इतिहास में सब दर्ज है, इतिहास में हर चीज दर्ज है, इतिहास में एक एक बात दर्ज है कि किस तरह से आपके लोगों ने भुखमरी का काम किया, किस तरह से आपके लोगों के आपके लोगों के बदल लगे, जेलों पर आपके लोगों के माफी मांगते हुए बदल लगे, बोलने नहीं दे रहे, आपके लोगों के जेलों के जेल के शिलालेख लगे, शिलालेख लगे, आपके लोगों के अंग्रेज सरकार
चलिए बिल्कुल विषयांतर लोग वजीफा लेते आनंद जी, सरकार से कैसी बातें करते हो? जो आपके पितृपुरुष से वो वजीफा लेते थे, चलिए वजीफा भी अपन समझ लेते हैं, देश को गुमराह करने की बातें करते हैं। आनंद जी भाई इन बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता। नाथूराम गोडसे जो गांधी जी का हत्यारा था, वो चलिए सबसे बड़ा पहला आतंकवादी था देश का, देश का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे। उसने गांधी जी की हत्या करी, आज आप उसका मंदिर बना रहे हो। चलिए उसके लिए फैसले जो है उसका पूजा पाठ कर रहे हैं, इससे ज्यादा आनंद जी बात क्या हो सकती है? अरे आप बताएं कि आप गांधी जी के साथ है या गोडसे के साथ है? बताइए आप, इनको बताइए आप गांधी जी के साथ है या गोडसे के देखिए साथ है? आनंद जी बताइए। ना विषय गांधी जी का है, ना विषय नाथूराम गोडसे का है। अरे भैया जो ये बता रहा है उसकी चलिए, बात कर रहा हूँ, आप देश की बात कर रहे हैं लोग। चलिए। बताइए क्या गांधी जी के साथ है आपके गोडसे के साथ है? बताइए आप। चलिए ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं आनंद जी। यहाँ पे जो विषयांतर हो गया था दोनों मित्रों की तरफ तो मैं सब कुछ उत्तर दूंगा, ये मैं ये भी सुनिए ना। बताऊंगा। बताइए ना, गोडसे के साथ है गांधी जी के साथ है? बताइए आप। सुमित जी आप बताइए गोडसे के साथ है गांधी जी के साथ है? और आपके लोग बोलना आपकी विचारधारा के लोगों ने माफी मांगी है। आपके विचारधारा के लोग, इस विचारधारा के लोग 30-30 रुपए उस समय वजीफा लेते थे अंग्रेज सरकार के। चलिए सुने आनंद जी सुनिए, म्यूट कराइए या फिर मुझे डिबेट से बाहर करिए। नहीं दोनों बने रहे, समय कम है, विषय बड़ा है। बस मुझे 30 सेकंड दीजिए। चलिए 30 सेकंड में अपनी बात पूरी रखें जी। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे जी। जो लोग अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे, आप भी जानते हैं कि जो किसी के लिए मुखबिरी करता है उसको इनाम मिलता है जी। 1947 में कांग्रेस को कोई चुनाव लड़कर के सरकार नहीं मिली थी। अंग्रेजों की दलाली, अंग्रेजों की हम्माली, यही बात गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी का, अरे किसकी बातें कर रहे हैं? क्या महात्मा गांधी अंग्रेजों की दलाली करते थे? क्या माननी चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को क्या माननी चाहिए? महात्मा गांधी के अंग्रेजों की दलाली करते थे, कितने की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? यही गलत है। नाथूराम गोडसे के साथ है आप, गांधी जी के साथ है, कितने की बातें करते हैं आप लोग? इनको जो समय दिया गया है 30 सेकंड, उतना तो सुने आप इनसे। अरे कौन आप बताइए कि आप गांधी जी के हत्यारों को साथ है क्या? आप गांधी जी के हत्यारों को साथ है क्या कि गांधी जी के साथ है? मैं बोल रहा हूँ, अब वही उसी का उत्तर दे रहा हूँ। चलिए दे क्या उत्तर दे रहे हैं आप मत जाइए, आप सीधा उत्तर दे रहे। आप किस तरह की बात? क्या महात्मा गांधी अंग्रेजों के दलाल थे? क्या महात्मा गांधी अंग्रेजों के दलाल थे? किस तरह की बातें करते हैं आप? क्या महात्मा गांधी हमारे बाबू अंग्रेजों के दलाल थे? किस तरह की बातें करते हैं आप? किस तरह की बातें करते हैं आप? दलाल कहा है जो अरे तो महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया, इस देश को आजाद कराने वाले पहले व्यक्ति महात्मा गांधी थे। आनंद जी उनको यदि आप सुनेंगे नहीं तो आपके प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। एक बात हो गई। दूसरा, चलिए मैं फिर से आपके एक प्रश्न लेके आ रहा हूं। सुमित जी आप सुने जरा। आनंद जी चलिए, आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं, दोनों सुनना नहीं चाहते हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। एक स्वस्थ बहस यहाँ पर हो रही है। दलालों की बातें कर रही है ये जो लोग। आनंद जी सुनने की आदत डालिए। उनकी विरासत की बातें करने वाले लोग आज देश की आजादी के मतवालों की दलाली की आपको समय दिया गया था पर्याप्त। आजादी के मतवाले जिन्हें तुमने आतंकवादी कहा, अरे आतंकवादी तो आप किसानों को होते हैं। आप आतंकवादी पाकिस्तानी और वाइंड अप का समय आ गया है। आनंद जी सुमित जी दोनों मित्र सुने, यहाँ पर बहस को खत्म करने का समय आ गया। मैंने पहले ही बोला था कि जो है समय हमारे पास कम है। यदि आप सुनने को तैयार नहीं है एक दूसरे को तो ऐसी बहस करने का कोई औचित्य रह नहीं जाता है। खैर, जहां दोनों मित्र अपनी अपनी डपली अपना अपना राग लाप रहे हैं, कांग्रेस के मित्र जो है लगातार एक ही बात को लेकर यहाँ अड़े हुए हैं, सुनना नहीं चाहते। खैर, फिर किसी दिन इसी विषय पर हम आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।